नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात मध्य प्रदेश में नतीजों के इंतजार के बीच जारी सियासी घमासान की। जी हां, नतीजों का इंतजार जारी है। बहुत कम वक्त बचा हुआ है और इन सब के बीच 3 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग से पहले ही प्रदेश की सियासत बहुत गर्म है। दरअसल एमपी के बालाघाट में पोस्टल बैलेट को लेकर के शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और इसे लेकर के अब नए नए विवाद भी सामने आ रहे हैं। जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं, गड़बड़ी किए जाने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन की ओर से साफ किया जा रहा है कि मामला गड़बड़ी का नहीं, कंफ्यूजन का है। हालांकि इसके साथ साथ कुछ कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन इससे भी ना शिकायतों का दौर थमा नहीं है, ना ही सियासत थमी है। कांग्रेस ने भोपाल से लेकर के दिल्ली तक इसको लेकर के शिकायत की है। ऐसे में आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ सवाल हम सामने रखेंगे। सवाल यह कि काउंटिंग के काउंटडाउन के पहले पोस्टल बैलेट पर इतना विवाद क्यों? सवाल यह भी कि क्या पोस्टल बैलेट की मॉनिटरिंग में प्रशासन से चूक हुई है? सवाल यह भी कि पोस्टल बैलेट पर सवाल उठाने में विपक्ष क्या जल्दबाजी में है? नतीजों पर सवाल उठाने के लिए पोस्टल बैलेट पर क्या सवाल उठाए जा रहे हैं? और सवाल यह भी कि अगर कहीं गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर अधिकारी निलंबित क्यों किए गए हैं? सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उसके बाद खास मेहमानों से चर्चा की शुरुआत। बालाघाट में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ वाले मामले में चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। इस मामले में नोडल अधिकारी तहसीलदार के बाद अब एसडीएम पर गाज गिरी है। मामले में बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी को निलंबित कर दिया गया है। जबलपुर कमिश्नर की ओर से ये कार्रवाई की गई है। गोपाल सोनी के स्थान पर डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित किया गया था। दरअसल कांग्रेस की ओर से इस मामले की केंद्रीय निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और गुरदीप सिंह सप्पल चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचे थे। यहां ज्ञापन देकर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके बाद मामले में दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। तो इस मामले में कांग्रेस नेता के मिश्रा ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा है, बड़ी कार्रवाई, डाक मत पत्र मामले में आरओ बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी भी निलंबित। पूर्व में नोडल अधिकारी हुए थे सस्पेंड। यदि कांग्रेस कंफ्यूज थी तो इन सभी का निलंबन क्यों? क्या वास्तविक दोषी कलेक्टर, जिन्हें मतगणना कराने का नैतिक संवैधानिक अधिकार भी नहीं है, को भी निलंबित किया जाएगा या भारत रत्न से सम्मानित? वहीं मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा है, बालाघाट जिले में पोस्टल बैलेट की प्राप्ति व गिनती में केंद्रीय चुनाव आयोग के नियम व निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, जिसकी पूरी जवाबदेही जिला कलेक्टर व पोस्टर बैलेट के रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। इसीलिए दोनों अधिकारियों का तत्काल निलंबन कर अत्यंत्र स्थानांतरित किया जाए। केवल नोडल अफसर का निलंबन करना पर्याप्त नहीं है। फिलहाल काउंटिंग से पहले राजनीतिक पार्टियों का हल्ला गुल्ला देखा जा रहा है और सवाल जवाब भी तेज होते नजर आ रहे हैं। हालांकि 3 दिसंबर को काउंटिंग के बाद ये साफ होगा कि जनता ने किस दल पर विश्वास जताया है। तो कई तरह के सवाल हैं, इसको लेकर के सियासत भी हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस लगातार इस पर सवाल उठा रही है। कड़ी प्रतिक्रिया, चाहे वो कमलनाथ की तरफ से हो, दिग्विजय सिंह की तरफ से हो या के मिश्रा की तरफ से, एक्स हैंडल पर लगातार वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। जरा इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं और इस पर तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा दें। इस वक्त 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। संतोष गौतम जी है, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। संतोष जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं। प्रकाश सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस हैं डॉक्टर पीके अग्रवाल, वो भी मेरे साथ मौजूद है। पीके अग्रवाल सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रकाश त्रिवेदी सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, उसके बाद डॉक्टर पीके अग्रवाल, मैं आपसे पूरी परिस्थिति को समझूंगा। लेकिन प्रकाश त्रिवेदी सर, ये जो पोस्टल बैलेट पर घमासान हो रहा है, ये वाकई आपको लग रहा है कि इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, इतनी वहां पर अनियमितताएं हो गई हैं कि इसको लेकर के कांग्रेस में एक तरह से डर भी है, असंतोष भी है, नाराजगी भी है, या फिर ये कहीं ना कहीं हवा हवाई है और तिल का ताड़ बनाया जा रहा है? स्थिति आप क्या देख रहे हैं सर? देखिए, मूल रूप से इसके पीछे एक जो प्रक्रियागत गलती है
वो ही सामने आ रही है। और चुनाव आयोग के प्रति जो पिछले कई सालों से एक अविश्वास का वातावरण बना हुआ है या बनाया जा रहा है, उसी की परिणति है कि छोटी सी छोटी गलती को भी विपक्ष को पकड़ना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी को उसके ऊपर फोकस करना पड़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी इस विषय पर फोकस कर ये दर्शाना चाहती है कि वो चुनाव आयोग के वो अपने निशाने पर हमेशा से रखे हुए और चुनाव आयोग पे दबाव भी बनाना चाहती है, ताकि किसी भी तरह से आगे कोई मुद्दे अगर उठते हैं तो उनके मुद्दे पर ध्यान दिया जा सके। और ये निश्चित तौर पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्रक्रिया में जो गलती हुई है, और ये जो सेग्रीगेशन किया जाता है पोस्टल बैलेट को, उसको जल्दीबाजी में किया गया और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इसीलिए इस तरह की नौबत आई है। और चुनाव आयोग को भी चाहिए कि इस तरह की मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा सर कि बालाघाट का तो एक मामला है, लेकिन खंडवा की बात आ रही है सामने, भिंड के लाहौर की बात सामने आ रही है, अब गुना में नया मामला सामने आ गया। ये एक के बाद एक कुछ अनियमितताएं सामने, और खंडवा का मामला तो ये कि इसमें काफी ज्यादा जो है असंतोष भी दिखाई दे रहा है। जी, अभी लेटेस्ट में भी कुछ घंटे पहले उज्जैन का मामला भी आया है। उज्जैन में कांग्रेस के वर्तमान में विधायक और प्रत्याशी महेश परमार ने आरोप लगाया है कि वो सील गीली पाई गई है उनके स्ट्रांग रूम की, जो तराना उनका विधानसभा क्षेत्र है। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, जो परिस्थितिगत भी होती हैं और समय अनुसार जरूरत के हिसाब से भी होती हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो राजनीतिक दलों में विश्वास कायम नहीं कर पा रहा है कि हम निष्पक्ष रूप से चुनाव करा रहे हैं, पारदर्शी रूप से चुनाव करा रहे हैं। इसके लिए ये एक ध्यान देने योग्य बात है निर्वाचन आयोग के लिए कि उसको जो अभ्यर्थी हैं उनको विश्वास में लेना चाहिए, राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए। बात आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोटिंग की अवेयरनेस को लेकर के तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों में ही अगर विश्वास नहीं होगा चुनाव आयोग और उस पूरी प्रक्रिया में, तो फिर ये लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे साथ बीजेपी की तरफ से नेहा बग्गा जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की। नेहा जी, आपका भी स्वागत, मैं आपको भी चर्चा में जोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर पीके अग्रवाल आपके पास आना चाह रहा हूं। आप तो देखिए रिटायर्ड ऑफिसर है, जाहिर सी बात है इस तरह की जिम्मेदारियां आपने देखी होंगी, खुद भी उठाई होंगी। मुझे जरा बताइए कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया दरअसल होती क्या है, क्योंकि बालाघाट का मामला आप अगर समझा सके उसके तकनीकी पहलू को, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हैं और चुनाव आयोग भी कह रहे हैं कि दरअसल यहां पर लापरवाही नहीं, गड़बड़ी नहीं, बल्कि विपक्ष के कंफ्यूजन की स्थिति है। नहीं, एक्चुअली ये जो पोस्टल बैलेट पेपर्स काउंटिंग के पहले खोले जाते हैं, सब समय काउंटिंग शुरू होने के पहले खोले जाते हैं। तो जो सॉर्टिंग आउट यहाँ पे बालाघाट में हुआ वो अभी नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज वो करना चाहते थे, एक बोनाफाइड काम था, लेकिन उसका अभी इलेक्शन कमीशन के जो आदेश हैं वो काउंटिंग के समय, काउंटिंग शुरू होने के पहले होते हैं। तो इस प्रकार से एक अनियमितता हुई है। और किंतु ये हमें ख्याल रखना है कि पोस्टल बैलेट इतने कम होते हैं, जैसे पूरे मध्य प्रदेश में केवल 3.23 लाख है, तो उनका महत्व इलेक्शन में बहुत नहीं पड़ता, लेकिन एक टेंडेंसी पता चलती है। इसलिए पोस्टल बैलेट का खोलना, जबकि आपका यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है, आप जानते हैं तेलंगाना में, तो वो ठीक नहीं था, लेकिन वो खुले नहीं। लेकिन जो प्रक्रिया का वायलेशन हुआ है, तो इसके लिए पूरा प्रक्रिया ले डाउन है कि आप शिकायत करेंगे। नहीं सर, एक स्थिति ये भी आई कि अधिकारियों के जो है विरोधाभासी बयान सामने आए। कलेक्टर कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं, निर्वाचन आयोग कह रहा है कि कुछ लापरवाही हुई है, उसके बाद कार्रवाई भी की गई। तो वो विरोधाभास क्यों था? और आप ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट खुले नहीं लेकिन शॉर्टिंग हुई, जरा इसकी भी पॉइंट को समझा दीजिए। ये जो पतली सी लकीर है, कई लोग इसको लेकर के भी कंफ्यूज हैं। देखिए, पोस्टल बैलेट खोलने में बड़ी प्रक्रिया है। पोस्टल बैलेट के लिफाफे पे साइन रहते हैं, तो अगर ऐसी आशंका है तो पोस्टल बैलेट में वो सिग्नेचर वेरीफाई हो सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि खोले गए हैं, मैं तो नहीं सोचता हूँ, तो रैंडम चेकिंग भी हो सकती है। तो मैं सोचता हूँ अगर ऐसा हुआ तो इलेक्शन कमीशन जरूर कार्रवाई करेगा। लेकिन जो भी प्रक्रिया का वायलेशन हुआ उसमें बहुत कड़े आदेश हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम है, उसके अंतर्गत सेक्शन 134 के अंतर्गत जो अधिकारी हैं, इससे समय उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया है, इसलिए केवल सस्पेंड होना काफी नहीं है। लेकिन इसमें ये देखना है
कि जो धारा है 134 उसमें लिखा है विदाउट रीजनेबल कॉज और कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जरूरी है कि आदमी इंटेंशनल काम करे। तो हमें ये देखना है कि आदमी की लापरवाही हुई है कि कोई इंटेंशन से किया है। अगर कोई राजनीतिक दल उसके साथ इन्वॉल्व है तो राजनीतिक दल के विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है करप्ट प्रैक्टिस के लिए। तो अगर ऐसा लगता है जो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कोई राजनीतिक दल भी इन्वॉल्व था, क्योंकि मान लो पोस्टल बैलेट में कोई अनियमितता होती है, ऐसे प्रक्रिया का वायलेशन हो सकता है, लेकिन इसमें दूसरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होगी तो उसके विरुद्ध भी। अग्रवाल सर एक चीज और जल्दी से समझा दीजिए, अगर शॉर्ट में मैं चाहूंगा क्योंकि मैं बाकी मेहमानों के पास फिर जाना चाहता हूं, मुझे शॉर्ट में ये समझा दीजिए। एक तरफ अधिकारी ये कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, समय की थोड़ी सी हेरफेर हो गई लेकिन गिनती नहीं हुई है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर जो नोडल ऑफिसर है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, एसडीएम है, उनको निलंबित क्यों किया जा रहा है? गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर कार्रवाई क्यों? देखिए, नहीं गड़बड़ी नहीं हुई लेकिन प्रक्रिया का वायलेशन तो हुआ है। वो सॉर्टिंग आउट उसी समय होना थी जिस दिन काउंटिंग हुई है, और इलेक्शन कमीशन के इतने कड़े निर्देश हैं कि प्रक्रिया का उल्लंघन ही मतलब गलत है। ठीक है, इसलिए इसको गड़बड़ी नहीं कह सकते। जो प्रक्रिया है उसका भी उल्लंघन हुआ है, इसलिए ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी क्या कोई गिनती को लेकर के कोई अनियमितता नहीं हुई है। नेहा बग्गा जी, कांग्रेस इसको लेकर के जो आशंकित है, बालाघाट का मुद्दा तो देखिए पूरे प्रदेश से लेकर के देश में भी चर्चित हो रहा है कि भाई क्या हो गया वहां पर। उसके अलावा खंडवा की बात भी सामने आ गई है कि 123 जो मतपत्रों की वहां पर वोटिंग होनी थी वो 16-17 की बजाय 20 तारीख को वहां पर मत डाले गए। अब देखिए लाहौर का मामला सामने आ गया कि 500 लोगों को मतपत्र ही नहीं दिए गए। दुर्ग से मामला, ये जो बातें, ये जो मामले सामने आ रहे हैं और कांग्रेस की जो आशंका है, जो आप पर आरोप है, उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या जवाब है आपका? नतीजे आने से पूर्ण कांग्रेस अपनी भूमिका बनाने लग जाती है। कभी चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाती है, कभी प्रक्रिया पे प्रश्न उठाती है, कभी अधिकारियों पे गरे आती है, कभी कर्मचारियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, और बाकी जो राजनीतिक दल है उन पे भी प्रश्न उठाने का काम करते हैं। बालाघाट का ही मामला आप देखिए कि जो कांग्रेस के संगठन मंत्री हैं, जिनका पहले एक वीडियो आया था जिसमें वो शिकायत कर रहे थे, शफकत खान जी, और बाद में उन्होंने ही उस बात को क्लियर किया कि कुछ कंफ्यूजन हो गया था, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात को समझ नहीं पाए। एक ही व्यक्ति है और जब वो प्रोसीजर नहीं समझ रहा, प्रक्रिया नहीं समझ रहा, तो उसका स्पष्टीकरण भी दे रहा है। पर कांग्रेस को एक मौका मिल गया क्योंकि वे जानते हैं कि जिस प्रकार से 973 वादे 2018 में किए थे, वचन पत्र में पूर्ण नहीं किए, कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली थी और इस बार नहीं चढ़ी, जनता इनके साथ नहीं गई है। तो एक पूर्व से ही प्रक्रिया पर प्रश्न उठाना और जिस तरीके से ये संस्थाओं पे प्रश्न उठाते हैं, ये उसी का एक नमूना मैं कहूंगी, लेकिन नेहा बग्गा जी, उदाहरण है। आप ठीक है, बालाघाट में आपने बात कह दी, लेकिन खंडवा में तो मामला सामने आया ना। खंडवा में तो 123 जो मतपत्रों में वहां पर वोटिंग होनी थी 16-17 की बजाय 20 तारीख को कराई गई, वहां पर तो बाकायदा निरस्त कर दिया गया उन सभी वोटों को। तो एक एक मत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी आपको याद होगा कि ग्वालियर दक्षिण में 123 मतों से जीत हार का फैसला हो गया था। तो ये अगर कहीं से एक छोटी सी भी बात आती है तो वो सही नहीं है ना, और फिर वो शक और शंका को भी पैदा करती है। एक एक मत महत्वपूर्ण है और इसीलिए चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई दल हो, वो इस बात का आग्रह भी करता है कि सभी कोई पहले जाकर मतदान करके आए और लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाएं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप बालाघाट पे कह रहे हैं कि उनके संगठन मंत्री सफाई दे रहे हैं, लेकिन खंडवा के बारे में क्या कहेंगे, भिंड के बारे में क्या कहेंगे, उज्जैन और उसके अलावा गुना से जो बातें आ रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक निष्पक्ष चुनाव और उसकी पूरी प्रक्रिया की पक्षधर है और मुझे लगता है कि क्योंकि ये जो चुनाव आचार संहिता है इसमें पूरा अंडर गाइडेंस ऑफ चुनाव आयोग ये सब कुछ होता है और इस पे चुनाव आयोग जो है उसको बहुत कड़ाई से निर्णय भी लेने चाहिए और बहुत निष्पक्षता के साथ कार्य भी करना चाहिए और हम उसी के पक्षधर हैं। चलिए, आपका पक्ष तो ये है, लेकिन संतोष गौतम जी और उनकी पार्टी क्या सोच रही है इसको लेकर के, क्यों वो आशंकित है? संतोष गौतम जी, क्या माहौल वाकई बना रहे हैं, क्या तिल का ताड़ बना रहे हैं? इतनी स्थिति है नहीं, क्योंकि जब हम उस वीडियो को देखते हैं तो आपके भी प्रतिनिधि वहां मौजूद हैं। ऐसा तो है नहीं कि राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं मौजूद थे और अंदर खाने बैठ करके कहीं चोरी छिपे खोल दिया गया। उसका वीडियो जब सामने आया आपके भी लोग थे वहां पर। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कि
एक एक बच्चे को पता था, छोटे छोटे बच्चे को भी पता था कि चुनाव आयोग के क्या नियम कायदे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इतनी तेजी से लोगों के बीच में फैल चुका है। मैं समझता हूं कि उसके बाद अगर कलेक्टर ऑफिस के निर्वाचन आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारियों को यह नहीं पता था कि 2 तारीख को 3 बजे के बाद ही इसकी पोस्टल मतों की गिनती हो सकती है, तो मैं इसको लापरवाही नहीं मानता। नहीं संतोष जी, गिनती नहीं, शॉर्टिंग हो रही थी, विधानसभा वार शॉर्टिंग हो रही थी। इसको क्लियर करते जाइए और उसके आधार पर अपनी बात रखिए। नहीं, बिल्कुल मैं अपनी बात उसी आधार पर रख रहा हूँ। उस पोर्टल बैलेट को हाथ लगाने की अनुमति 2 तारीख को 3 बजे के बाद थी, जिसको स्वीकार किया है कलेक्टर ने, और कलेक्टर ने स्वीकार किया है तो ये आपराधिक लापरवाही है और जानबूझकर किया गया षड्यंत्र, मेरा यह स्पष्ट कहना है। और इसके एविडेंस में मैं और कुछ चीजें तर्क देना चाहता हूँ। हमारी जो वहां से कैंडिडेट थी अनुभव मुंजारे, उन्होंने 14 और 15 नवंबर को लगातार शिकायतें की थी कि यहाँ पर लगभग 6 विधानसभाओं में करीब 100 से अधिक ईवीएम इधर की उधर गई है, उनकी हेराफेरी, उनकी अफरा तफरी की गई है, उनकी बातों का संज्ञान नहीं लिया गया। दूसरी बात, अभी 27 तारीख को जब ये घटना सामने आई, उसका बताया गया कि 28 तारीख को जो वहाँ का स्ट्रांग रूम है, वहाँ की लाइट बंद थी, वहाँ पर कैमरे बंद थे, सीसीटीवी कैमरे बंद थे और तमाम ऐसी बातें थी। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि नहीं वहाँ पे तो ये इस तरीके से नहीं हुआ है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नहीं हुआ है तो नोडल अधिकारी क्यों सस्पेंड हुए, क्यों एसडीएम को सस्पेंड किया गया? और इनको अगर सस्पेंड किया गया है तो सर्वाधिक जवाबदारी वहाँ के जिला कलेक्टर की थी, जिला निर्वाचन अधिकारी को थी, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए था। और ये अकेली एक घटना नहीं है, खंडवा में हुआ, इसका उज्जैन में हुआ, तमाम जगह हुआ, भिंड में गोविंद सिंह जी ने आरोप लगाया। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं चल रही है। क्यों ना माना जाए कि चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी, अच्छा, मैं संतोष जी जवाब ले लूं उससे पहले ये बताइए, सिर्फ पोस्टल बैलेट और डाक मत पत्रों को लेकर के आपको आशंका या ईवीएम पर भी है? क्लियर कर दीजिए आज ही अभी। नहीं, हम ईवीएम पर क्यों आशंका जताएंगे? जो घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या हम उन पर प्रश्न नहीं उठाएंगे? आप उठाइए, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि उनके साथ साथ ईवीएम को लेकर के भी आपके लिए कहीं मन में शंका या प्रश्न है या नहीं? सवाल ही पैदा नहीं है। 150 से अधिक सीटों के साथ जीतने का हमको कॉन्फिडेंस है, और ईवीएम की बात कहां से आ रही है? लेकिन जो बात हुई है पोस्टल बैलेट में, उन पर सवाल उठेंगे। यदि नेहा बग्गा जी जवाब दे दीजिए, कहीं गड़बड़ी नहीं तो फिर कार्रवाई क्यों हो रही है? और कलेक्टर महोदय कह रहे हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है और शॉर्टिंग का काम होगा, मुझे संज्ञान में ही नहीं था। देखिए, कांग्रेस तो 60 साल केंद्र की राजनीति में रही है, अनेकों राज्यों में इनकी सरकार रही है, और चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, उसका जो पूरा प्रोसीजर है, उसमें जो दंड दिए जाते हैं, जो कार्रवाई की जाती है, उसके लिए चुनाव आयोग स्वतंत्र है। ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता वहाँ पर बैठ नेहा जी, मैं सवाल भी इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो आरोप यही लगा रहे हैं, सीधा कहना यही है कि आप लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और अधिकारियों पर दबाव डलवा करके ऐसा किया जा रहा है। मैं इसीलिए आपसे पूछ भी रहा हूँ और उसी नाते आपसे जवाब चाह रहा हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस प्रकार से कोई किसी को प्रभावित कर पाता तो क्या ये मान लें कि लगातार जब कांग्रेस सत्ता में केंद्र में आती रही या राज्यों में आती रही तो ये प्रभाव इनके प्रभाव से आती रही, अधिकारी कर्मचारी इनके प्रभाव में रहे हैं? या मान लीजिए कहीं पर इनकी दोबारा से विक्ट्री हुई किसी राज्य में, अभी जो चुनाव हुए हैं तो इनके प्रभाव से वहां पर दोबारा सरकार आने वाली है? कैसी बातें करते हैं? अगर किसी जवाब दीजिए जल्दी से, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हम उसके पक्षधर हैं। नेहा जी की बात से निश्चित रूप से ये जो कलेक्टर है, जिला कलेक्टर, उनमें से कई अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ओबलाइट हो सकते हैं। 18 वर्षों में इस प्रदेश को जिस तरीके से लूटा गया है, उसके हिस्सेदार मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ भी अधिकारी भी है। निश्चित रूप से मैं आरोप लगाता हूँ, तो क्यों ना वो भारतीय जनता पार्टी को ओबलाइट करने के लिए ऐसे कदम उठाएंगे? चुनाव आयोग पूरे पर हम आरोप नहीं लगाते, लेकिन निश्चित रूप से कई ऐसे अधिकारी हैं जो शिवराज सिंह द्वारा, जो अन्य मंत्री, अरे तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या है? आपको अगर कार्यपालिका पर ही आप भरोसा नहीं करेंगे, अधिकारियों पर भरोसा नहीं करेंगे, तो कहीं और तीसरी कोई फोर्स कहां से आएगी? हम तो कार्यपालिका की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाएंगे यदि बार बार गलतियां की जाएंगी। ठीक है, हम पूरी कार्यपालिका पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो दोषी हैं और जो इस प्रकार के कुकृत्य करेंगे, कांग्रेस पार्टी एक सजग विपक्ष के नाते उन पर उंगली उठाएगी। नेहा जी, ये जो सवाल और प्रश्न माफ कीजिएगा, ये जो प्रश्न उठ रहे हैं उस पर अगर आपका जवाब चाहूं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट आप लोगों पर और बीजेपी पर सवाल है। क्या बचकानी बातें कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर? अब क्या छिंदवाड़ा में 35 साल तक कमलनाथ जी जीत के आते रहे तो वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के अधिकारी, वहाँ के कर्मचारियों पर कमलनाथ जी का प्रभाव है? छिंदवाड़ा से कई ऐसी घटनाएं सामने आती है और अनेकों चुनाव में आ रही है। आप पिछला नगर निगम का चुनाव देखिए, इस प्रकार की कई घटनाएं सामने आ रही थी, तो क्या कमलनाथ जी वहाँ पे प्रेशराइज कर रहे थे, अधिकारी कर्मचारियों को चलाने का काम कर रहे थे क्या?
ये कैसी बचकानी बात है। ना कांग्रेस पार्टी ने सैनिकों पर भरोसा किया, ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा किया, ना निर्वाचन आयोग पर भरोसा किया है, ना ईडी पर किया है, ना सीबीआई पर किया है। और जो कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई को तोता बना के रखा हुआ था पिंजरे का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की थी, ये कांग्रेस की मनोस्थिति है और कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल है। इसलिए उन्हें लगता है कि सारी सरकारें उनके हिसाब से काम करती है। संतोष जी, आपको चलिए, बहुत ज्यादा दिन नहीं है, बहुत ज्यादा दिन नहीं, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि स्वस्थ प्रक्रिया का पालन हो, हम यही चाहते हैं। और ठीक है, पीके अग्रवाल सर, मैं जल्दी से एक बात आपसे समझना चाह रहा हूं कि अभी तक रिटर्निंग नोडल ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर पर कार्रवाई हुई है, लेकिन कलेक्टर कह रहे हैं कि मुझे मालूम ही नहीं था शॉर्टिंग का क्या वक्त था, शॉर्टिंग होगी नहीं होगी, उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी। क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? खुद उन पर नियम क्या कहते हैं? वास्तव में जो कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, हाँ। जो हमारा जो इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो है उसमें है कि इलेक्शन के जो नियम है कि रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यतः जिम्मेदार है प्रत्येक इलेक्शन की प्रोसेस के लिए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ओवरऑल देखता है, इसलिए कलेक्टर इसमें सीधे जिम्मेदार नहीं है। और मैं सोचता हूँ रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पे एसडीएम था, तो जो कार्रवाई हुई वो सही हुई है, किया गया है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता है। ओके, ठीक है, ठीक है। हमारा जो ठीक है सर, कार्रवाई हुई है, सही हुई है, क्योंकि इसके ऊपर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी। प्रकाश त्रिवेदी सर, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, हमने देखा पिछली बार भी जो जीत हार का अंतर था, 121 वोट तो ग्वालियर दक्षिण के थे, यहां पर 123 वोट खंडवा में दिख रहे हैं कि उसको निरस्त कर दिया जाता है। पोस्टल बैलेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया इस बार? उतनी लड़ाई इससे पहले कभी नहीं दिखी। इसके दो रीजन है। एक तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक मुद्दा रखा है, उसको लेके जो कर्मचारी हैं उनके वोट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं। इसलिए इस आशंका के कारण भी इस विवाद के जन्मने की एक वजह है। और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये वोट हमको मिले, इसलिए दोनों दल उन वोटों को बड़ा ध्यान रखना चाहते हैं। और ऐसी कई सीटें हमारे इस परिणाम में आने वाली हैं जहां पर जीत का अंतर बहुत कम होगा, और उस समय इन वोटों की कीमत और इन वोटों की अहमियत बहुत ज्यादा समझ में आएगी। ये भी रहा है कि जिस हिसाब से मतदान हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, वो खास तौर से ट्रेंड देखने में ये आया है कि बहुत निकटता का मुकाबला सब जगह होने जा रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि जब बहुत निकटता का मुकाबला होता है, वोटों का अंतर बहुत कम रहने वाला है हार जीत का, तो जो पोस्टल बैलेट है उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, उनकी सुरक्षा पे पूरा लेकिन सर, अगर ऐसा है, आप ये कह रहे हैं और बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन क्या इसमें ऐसी स्थिति है कि पोस्टल बैलेट के मतों को कहीं से प्रभावित किया जा सकता है, और क्या ईवीएम से ज्यादा आसान है? इसकी आशंका है क्या, गुंजाइश है कुछ? देखिए, उसकी जो प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग की एक बहुत बड़ी मैं खामी मानता हूं एक पत्रकार के रूप में, कि वो मतदान कैसे करना चाहिए इसका तो बहुत प्रचार करती है और मतदान के लिए प्रेरित भी बहुत करती है, लेकिन वो मतगणना कैसे करते हैं, वो बैलेट बॉक्स को किस तरह से रखते हैं, स्ट्रांग रूम में कैसे रखते हैं, किस तरह से पोस्टल बैलेट को लाया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, इससे भी जनता को अवगत कराना चाहिए। अगर 3.5 लाख वोट पोस्टल बैलेट के हैं पूरे प्रदेश में, भले ही ओवरऑल वोटों में वो कम लगता है, लेकिन एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसकी भी जो आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि इसकी भी गिनती, इसकी सुरक्षा, इसका भी कड़ा बंदोबस्त होना चाहिए, और सियासी दलों को भी इसमें आवाज उठानी चाहिए। मुझे लगता है नेहा बग्गा जी और इससे इत्तेफाक रखेंगे। और संतोष, हाँ, एक चीज बताना चाहता हूं कि एक स्टैंडिंग कमेटी हर जिले में होती है, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं, अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि होते हैं, हाँ, और चुनाव के पूरे कार्यक्रमों को आपसी समझ के साथ वहां पर तय कर लिया जाता है। ठीक है, इसलिए इस पूरी मामले में कलेक्टर की भूमिका तो निश्चित तौर पर आती ही है। हाँ, जिला निर्वाचन अधिकारी होने के नाते उनकी जवाबदारी पूरी है। ठीक है सर। सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के प्रकाश त्रिवेदी जी ने साफ तौर पर यह बता दिया कि क्या है